हेलो एंड वेलकम इंद्रा एस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का एक स्टैटिक टॉपिक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी। पहले हम डीपीएसपी का इंट्रोडक्शन करेंगे। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है, अंडर पार्ट फोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, वो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज से। आर्टिकल 37 टू आर्टिकल 51 कंटेन्स पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, जिसमें आर्टिकल 31 से आर्टिकल 51 है, वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस कंटेन करते हैं ऑफ द स्टेट। ये जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस माने जाते हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो नेगेटिव ऑब्लिगेशंस माने जाते हैं। ये जो डीपीएसपी है ये बोरोड की गई थी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेम हो रहा था, बन रहा था, उस टाइम पे ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड की गई थी। द सप्रू कमिटी ऑफ 1945 सजेस्टेड द कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जो सप्रू कमेटी थी 1945 में सेटअप हुई थी, उसने सजेस्टेड किया था कैटेगरीज जो होनी चाहिए वो इंडिविजुअल्स राइट की कितनी होनी चाहिए, ऑन बीइंग जस्टिसेबल एंड अदर बीइंग नॉन जस्टिसेबल राइट्स। उन्होंने सजेस्ट किया था एक तो जस्टिसेबल राइट्स होना चाहिए, एक नॉन जस्टिसेबल राइट होना चाहिए। The justiciable rights, as we know, are fundamental rights, and whereas the non-justiciable ones are the directive principles of state policy. DPSP deals are meant to keep in mind by the state when it formulates policies and enact laws. DPSP डील्स करती हैं जब स्टेट कोई पॉलिसीज बना रहा है या कोई कानून लागू कर रहा है, उसको इस चीज़ को स्टेट को माइंड में रखना पड़ता है। डीपीएसपीज को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देयर आर वेरियस डेफिनेशंस। डीपीएसपी की काफ़ी वेरियस डेफिनेशंस हैं ऑफ स्टेट, मतलब अलग अलग डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। देयर आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्टेंस विच आर एनिमेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता था जब ये एन्यूमरेटेड हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ब्रिटिश रूल के टाइम। दे सीक टू स्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। इन्हें समझा जाता है कि डीपीएसपी को ये इस्टेब्लिश करते हैं इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। डीपीएसपी आर आइडियल्स which are not legally enforceable by the courts for their violations। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये आइडियल्स हैं, ये एनफोर्सेबल नहीं हो सकती, लीगली एनफोर्सेबल नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट्स में फॉर देयर वायलेशंस। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्सेबल हैं, लीगली एनफोर्सेबल है। अगर किसी का राइट्स वायलेट हो रहा है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशंस, राइट टू प्राइवेसी, तो हम किसी भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि हमारे राइट को वायलेट किया जा रहा है, और उस पर जजमेंट दिया जाएगा कोर्ट्स द्वारा कि इसका राइट क्यों वायलेट किया जा रहा है। आपके राइट का मतलब आपको अधिकार मिलेगा पूरा उस चीज़ का जो आप करना चाह रहे हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशंस, राइट टू प्राइवेसी, जो भी आपका राइट है, राइट टू लिबर्टी। और जो मतलब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के 3 क्लासिफिकेशंस है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्लासिफाइड एज सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, दे आर द प्रिंसिपल्स डेट एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, इनका एम है प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस to the people of the country and set the path toward the welfare states। ये पाथ भी सेट करते हैं एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस,
और जो गांधीयन प्रिंसिपल हैं, जो गांधीयन प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी उनके ऊपर बेस्ड है, एंड यूज टू रिप्रेजेंट प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एन्यूकेटेड बाय द गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। और ये रिप्रेजेंट करते हैं एक प्रोग्राम जो एन्यूकेटेड रिकंस्ट्रक्शन करते हैं एक प्रोग्राम का जो गांधी जी ने फॉलो किया था नेशनल मूवमेंट के टाइम पे। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइज, इसी में गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल 40 आता है जो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड endow them with necessary power and authority to enable them to function as a unit of self government। ऑर्गेनाइज आर्टिकल 40 है, वो ऑर्गेनाइज करता है पंचायत और उन्हें नेसेसरी पावर देता है और उन्हें अथॉरिटी देता है कि वो अपनी मतलब जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरे कर सके एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जो विलेज पंचायत होती हैं, नगर पंचायत होती हैं, वो सब जिनमें मतलब नगर पंचायत, विलेज पंचायत और उससे ऊपर भी बड़ी बड़ी पंचायत हो जाती हैं फिर वो। और इसके बाद आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। मतलब लिबरलिज्म आइडियोलॉजी, ये लिबर्टी मतलब आज़ादी की प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। आर्टिकल 44 सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। जो आर्टिकल 44 है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आता है, जिसमें सिक्योर किया जाता है ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। यूसीसी का बहुत हाईलाइट और न्यूज़ में भी आ रहा था कि मतलब बहुत सारे स्टेट इसे मतलब इनेक्ट करना चाहते हैं, इस लॉ को, यूसीसी को लागू करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को थ्रू आउट द कंट्री। ये आर्टिकल 44 में आता है, जिसमें मतलब सभी को एक कानून मानना पड़ेगा। सभी जितनी भी कंट्री में कास्ट हैं, जितने भी रिलीजन है, सभी को एक ही रूल फॉलो करना पड़ेगा, एक ही कानून के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, एक ही लॉ के। इसके जो फैक्ट्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ये फैक्ट हैं कि मतलब ये एनफोर्सेबल नहीं है किसी कोर्ट के द्वारा, एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और ये मतलब किसी का वॉयलेशन हो रहा है तो कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये एनफोर्सेबल नहीं है। अ न्यू डीएसपी अंडर आर्टिकल 38 वॉज एडेड बाय द 44th Amendment Act of 1978 which required the state to minimize inequalities in income status, facilities and opportunities। एक नई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एडिट की गई थी अंडर आर्टिकल 38 के थ्रू 44th अमेंडमेंट करके 1978 में, जिससे विच रिक्वायर द स्टेट, जो रिक्वायर करता है स्टेट को कि अपनी उसे ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए किस चीज़ में, मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस, सभी का स्टेटस इक्वल होना चाहिए, फैसिलिटीज सबको मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ऑक्यूपेशन सभी को मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑक्यूपेशंस। और सेकंड पे जो इसमें फैक्ट है 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, चेंज द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ आर्टिकल 45, जिसने चेंज कर दिया था सब्जेक्ट ऑफ मैटर आर्टिकल 45 का, एंड मेड एलिमेंट्री, उसे जरूरी बना दिया था एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। द अमेंडमेंट डायरेक्टिव रिक्वायर्स द स्टेट, जिस अमेंडमेंट ने डायरेक्ट किया था स्टेट को कि प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14। जो मतलब डायरेक्ट कर रहा था स्टेट को कि प्रोवाइड करना अर्ली चाइल्डहुड केयर बच्चे को 14 साल तक, और एजुकेशन मतलब कंप्लीट एजुकेशन 14 ईयर्स तक, जितनी उसकी एजुकेशन होती है 14 ईयर्स तक, जो 86th अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था 2002 में। इसके बाद थर्ड पे आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 37 मेक इट क्लियर दैट DPSPs are the fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply the principles in making laws। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 37 जो है उसमें ये क्लियर किया गया है कि DSP आर फंडामेंटल है, जरूरी है गवर्नेंस के लिए कंट्री में। अगर आर्टिकल 37 के थ्रू ही गवर्नेंस हो सकता है कंट्री में, और ये ड्यूटी है स्टेट की कि मतलब वो जब मतलब कोई लॉ बनाए इन प्रिंसिपल्स को, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को, इनको अप्लाई करे उसमें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से
उम्मीद है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।